तो चलो खैर, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लास्ट टाइम, ठीक है जी, लास्ट टाइम कर ली थी हम लोगों ने लाइबिलिटी साइड। हम जानते हैं कि दोनों की दोनों साइड हमें बारी बारी से करनी है। वर्टिकल फॉर्मेट होता है हमारा बैलेंस शीट का, ठीक है जी। एक लाइबिलिटी साइड होती है, एक एसेट साइड होती है। यहाँ कंपनी के केस में लाइबिलिटी साइड को लाइबिलिटी नहीं बल्कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी पुकारते हैं। जो इनिशियल बाइफर्केशन होता है उसको मेजर हेड पुकारते हैं। यही कारण है हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर 3 मेजर हेड होते हैं हमारे, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ऐसी अब अगली बारी आने वाली है हमारी एसेट साइड की, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम लोगों ने डील कर लिए थे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि आइटम आपको दे दिए जाते हैं और आपको मेजर हेड सब हेड लिखने होते हैं। तो ऐसी अब एसेट साइड। अब एसेट साइड को कुछ और नहीं कहते, एसेट साइड को एसेट साइड ही कहते हैं, ठीक है जी। जैसे लाइबिलिटी साइड को तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी कहना है, ध्यान रखना। अब एसेट साइड को कुछ और नहीं कहना, एसेट साइड को एसेट्स ही कहना है। जहां यहां मेजर हेड के तौर पर यानी इनिशियल जो बाइफर्केशन है वो सिर्फ 2 ही हिस्सों के अंदर है। पहला वो एसेट्स जो कि हमें काफी लंबे वक्त तक के लिए फायदा पहुंचाते हैं, यानी कि हमारी नॉन करंट एसेट्स। तो पहला है हमारा नॉन करंट एसेट्स, एंड देन उसके बाद में दूसरा है हमारा करंट एसेट। तो अगर बात रहे कि भाई दिमाग के अंदर अच्छे से बिठानी है ये बात कि कितने आपके मेजर हेड हैं, जैसे लाइबिलिटी साइड के अंदर हमारे 3 मेजर हेड थे, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर आपकी मेजर हेड सिर्फ और सिर्फ 2 ही रहने वाले हैं, ठीक है जी। तो मेजर हेड के तौर पर हमारे सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही जवाब आते हैं। हालांकि सब हेड के तौर पर यहाँ पर कंपेरेटिवली काफ़ी सारे सब हेड रहने वाले हैं, ठीक है जी। यहाँ पर काफ़ी सारे सब हेड रहेंगे, यहाँ पर भी काफ़ी सारे सब हेड रहेंगे। बारी बारी से देखते हैं, तरीके से देख लेते हैं। जैसे कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो सबसे पहला सब हेड रहेगा वो हमने क्लास 11th के अंदर ही वो नाम सुन लिया था। इवन क्लास 11th के अंदर आमतौर पर हम उसे सिनोनियम की तरह बोलते थे नॉन करंट एसेट का। सिनोनियम मतलब कि एक ही बात है, एक ही बात मतलब फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब ऐसे एसेट जो लंबे वक्त तक के लिए फायदा पहुंचाएं, और नॉन करंट एसेट भी वो एसेट जो आपको लंबे वक्त तक के लिए फायदा पहुंचाएं। तो यहां पर जो हमारा सबसे पहला सब हेड है वो हमारा फिक्स एसेट ही है। जिस सब हेड के अंदर हम सभी तरह के टेंजिबल एसेट एज वेल एज इंटेंजिबल एसेट दोनों को ही कंसिडर करते हैं। उम्मीद करता हूं जानते हैं कि टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होते हैं, जो दिखाई देते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर वो टेंजिबल एसेट हैं, और जो जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन जिनका बेनिफिट तो मिलता है तो वो इंटेंजिबल एसेट हैं। जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट हैं। तो ये तुम्हारा सबसे पहला सब हेड है। देन इसके बाद में दूसरा सब हेड जो कि होता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कि अगर हमने कहीं अपने बिजनेस को छोड़कर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है और लंबे वक्त तक के लिए की है, तो बेसिकली वो होगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कहां कहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं हम, कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर अपने बिजनेस को छोड़कर कहीं और पैसा इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक्स में यानी शेयर्स में, किसी कंपनी के डिबेंचर में, बैंक की एफडी में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, सोने में। वो वाला सोना, कौन सा सोना? सो जाना, सो गए थे तुम हैं? खैर, तो ऑब्वियसली गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जमीन जायदाद, ठीक है जी, प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसे करके बोली जा सकती है। अब देखो ये जो इसका सबसे सेकंड नंबर का सब हेड है, इसी से ही बनता है इसका सबसे पहला सब हेड। तो बताओगे इसका सबसे पहला सब हेड क्या होगा? भाई नॉन करंट एसेट में तो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इसके सेकंड से इसका पहला बनना है। तो यहां क्या लिखूंगा मैं? यहां लिखूंगा करंट इन्वेस्टमेंट। तो यानी अगर आपने अपने बिजनेस को छोड़कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट की है, गोल्ड में या म्यूचुअल फंड में या एफडी में, और आपने शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो वो फिर करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के अंदर आएगा। देन इसके बाद में आगे आगे तीसरा, चौथा और पांचवा। सबसे पहले बात करता हूं अब 5वें नंबर की। ये 5वें नंबर का है अदर वाला पॉइंट। जैसे लायबिलिटी साइड के अंदर भी एक अदर वाला पॉइंट था, हालांकि वहां पर अदर वाला पॉइंट याद होना चाहिए कि थर्ड नंबर पे फॉल करता था, यहां थर्ड नंबर पे फॉल नहीं करता बल्कि सबसे आखिरी में फॉल करता है, सबसे आखिरी में। तो अदर 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 नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट्स है। और अगर मैं यहां करंट एसेट्स पे आऊं तो यहां पर तो बहुत सारे हैं आपके, यानी सेकंड सब हेड है, फिर थर्ड सब हेड है, फोर्थ सब हेड है, जिसको अभी साथ के साथ ही खत्म कर देंगे हम, और फिर फिफ्थ और सिक्स सब हेड है। इसका सबसे आखिरी सब हेड क्या था हमारा? अदर वाला। तो इसका भी सबसे आखिरी सब हेड क्या होगा? अदर वाला। तो अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। खैर,
तो सबसे पहला सब हेड सबसे आसान फिक्स्ड एसेट, देन सेकंड नंबर का सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसी से ही इसका पहला सब हेड बना करंट इन्वेस्टमेंट, सबसे आखिरी अदर वाला और सबसे आखिरी अदर वाला। देन इसके बाद में आगे हम लोन लेते हैं तो वो तो लायबिलिटी होती है, लेकिन अगर लोन देते हैं, अगर हम लोन लेते हैं तो लायबिलिटी होती है, लेकिन अगर लोन देंगे तो वो तो एसेट बनेगा। अब लोन अगर दे रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए तो वो यहां फॉल करेगा, और अगर शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए तो वो यहां फॉल करेगा। इस चीज को हम पुकारते हैं सबहेड के तौर पर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्या यहां पर उन लोन की बात चल रही है जो लोन हम लेते हैं? तो जवाब है ना। जो लोन हम देते हैं किसी और को वो हमारे लिए एसेट के तौर पर वर्क करेंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए दिया है तो ऊपर आएगा, और अगर शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए दिया है तो नीचे आएगा। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे करके हो गई हमारी बात। यानी कि कह सकते हो कि जो सबसे आखिरी के दो सब हेड हैं इनको साथ में याद रखें, और इसके भी सबसे आखिरी के दो सब हेड इनको साथ में याद रखें। तो सबसे पहला फिक्स एसेट, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसके सेकंड पॉइंट से इसका पहला पॉइंट बना है, आखिरी का अदर और लोन वाला पॉइंट, तो इसका भी आखिरी के अदर और लोन वाला पॉइंट। देन इसके बाद में आगे लायबिलिटी साइड के अंदर एक सब हेड हमने ऐसा किया था जिसके बारे में हमने कोई बात नहीं की थी, जो कि थोड़ा सा हमने कहा था कि मुश्किल है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, डेफर टैक्स लायबिलिटी। तो क्या डेफर टैक्स एसेट नाम की भी कोई चीज होती है? तो यस होती है, बिल्कुल होती है, और वो यहां आने वाला है थर्ड नंबर पर। तो डेफर टैक्स एसेट, डेफर टैक्स एसेट मेरा थर्ड नंबर का सब हेड रहने वाला है। तो इसी के साथ में ये तो हो गई जी पूरे आपके। देन इसके बाद में यहां अगर बात करूं तो पूरे 3 बाकी हैं, पूरे 3 बाकी हैं। इन 3 को याद रखने के लिए आप छोटा सा एक निमोनिक माइंड के अंदर बैठा सकते हो, क्या? आईटीसी, आईटीसी, आई फोर क्या बोलो? आइसक्रीम, खैर। तो आई फॉर इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री क्या होता है? ऑब्वियसली हमारा स्टॉक होता है, ठीक है जी, स्टॉक। तो आई फॉर इन्वेंट्री, टी फोर क्या टी फोर टाइगर है? टर्नओवर नहीं, टी फोर ट्रेड रिसीवेबल, जो कि हमारे डेटर्स हैं। जैसे लायबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल होता था, तो यहां पर ट्रेड रिसीवेबल है। और सी फोर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश बैंक सब कुछ आ जाएगा, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कुछ इस तरीके से भैया सबसे पहले तो आपको मेजर हेड के तौर पर तो सिर्फ 2 ही नाम याद रखने हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। सब हेड की लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि हमने कुछ हद तक याद कर भी ली है। देन उसके बाद में जैसा कि हमने लायबिलिटी साइड के अंदर कहा था कि खाली इतना याद करने से कुछ नहीं होता, बल्कि एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको रिलेवेंट आइटम सारे के सारे पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपके आइटम ही आने वाले हैं। तो इसके बाद में अब इन्हीं पर्टिकुलर सारे के सारे सब हेड के अंदर जानते रहेंगे, देखते रहेंगे कि क्या क्या आपके आइटम आएंगे। जहां सबसे पहली शुरुआत हो जाएगी हमारे फिक्स एसेट से, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। फिक्स एसेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो फिक्स एसेट के अंदर टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल सभी तरह के मेरे एसेट आ जाते हैं। तो जरा आओ बोलें। सबसे पहले अगर मैं टेंजिबल की बात करूं, बताओ जी बताओ, टेंजिबल में क्या क्या आ जाएगा? हमारी मशीन आ जाएगी, हमारी बिल्डिंग आ जाएगा, हमारा फर्नीचर आ जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब ये तो काफी ज्यादा आसान है। मतलब ऐसे कोई भी एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलता है हमें, तो मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मतलब इस तरह की चीजें आ जाएंगी, लैंड भी यहाँ पर आ जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब इसका तो अंदाजा लगा ही सकते हैं हम काफी आसानी से। देन इसके बाद में जब अगली बात आएगी कि इंटेंजिबल कौन कौन से आते हैं, इंटेंजिबल कौन कौन से होते हैं, तो इंटेंजिबल के तौर पर मोस्ट फेमसली गुडविल आपको याद रखना है, गुडविल। देन इसके अलावा पेटेंट आपको याद रखना है, पेटेंट। कॉपीराइट याद रखना है, कॉपीराइट। एंड इसके अलावा ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क याद रखना है। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। और इसके अलावा जो कंप्यूटर का हम सॉफ्टवेयर लेते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या दिखाई देता है? सॉफ्टवेयर टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है? तो इंटेंजिबल की ही कैटेगरी के अंदर आएगा। तो जो सॉफ्टवेयर है वो भी यहीं पर आएगा। इसके अलावा आमतौर पे हम ये पेटेंट और कॉपीराइट किस चीजों का कराते हैं? होता क्या है ये पेटेंट कॉपीराइट? लगभग लगभग कुछ अंदाजन क्या होता है ये पेटेंट कॉपीराइट? कि अगर हमने कुछ बोलो गलती करी ना, बहुत अच्छा काम किया खैर, तो बेसिकली अगर हमने कुछ अच्छा काम किया, कुछ अपना क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया? कोई मैथमेटिक्स का नया फॉर्मूला बनाया, या कोई किताब लिख दी, या कोई नई इन्वेंशन कर दी, तो उसको लॉ के अंदर रजिस्टर करा लेते हैं हम लोग कि ये मेरी चीज है, ये मैंने बनाई है, ये मैंने इन्वेंट की है।
अब अगर कोई बुक लिखी होगी तो उसके ऊपर कॉपीराइट में रजिस्टर कराऊंगा, कोई नई टेक्नोलॉजी का इजाद मैंने किया है तो उसका पेटेंट में रजिस्टर कराऊंगा। और रजिस्ट्रेशन कराता क्यों हूं? जिससे कि एक सबूत क्रिएट हो जाए कि वाकई में ये मेरी है, ये मैंने क्रिएट की है। और अगर किसी और को इसका इस्तेमाल करना है तो पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और मैं परमिशन फ्री में तो नहीं दूंगा, है ना। तो ऐसे करके बातें हैं। तो कुल मिला के कोई भी साइंटिस्ट है, कोई भी इंजीनियर है, अगर वो अपनी तरफ से कोई भी नई चीज इजाद करता है तो वो बेसिकली अपनी टेक्नोलॉजी का पेटेंट कराता है अपने नाम पर कि ये मैंने बनाया है, और उसके बाद में एमएनसीज को उस राइट्स को सेल कर देता है, बदले में रॉयल्टी यानी पैसा चार्ज करता है। तो कुल मिला के मुद्दे की बात ये कि हम पेटेंट कॉपीराइट क्या किन चीजों का लेते हैं? अपनी किसी भी तरह की क्रिएशंस का। अब दैट क्रिएशन कैन बी एनी डिजाइन। भाई आपने कुछ भी डिजाइन बनाया, कोई भी लोगो बनाया, किसी कंपनी का लोगो, क्या आप अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जवाब है ना, नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन लोगों ने रजिस्टर कराया हुआ होगा। तो ये सारी सारी चीजें आपकी इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर कवर होती हैं, ध्यान रखना। खैर, इसके अलावा टेक्निकली एसेट्स होते क्या हैं? आपको फायदा पहुंचाने वाली चीजें, है ना। एसेट्स होते क्या हैं? आपको फायदा पहुंचाने वाली चीजें। कुछ हक, कुछ राइट ऐसे होते हैं जो कि आपके एसेट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। किसी भी चीज को ऑपरेट करने का हक। क्या राइट्स नजर आते हैं, दिखाई देते हैं? हक, तो जवाब है ना। जैसे आमतौर पर जितनी भी ये माइनिंग होती हैं, ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज जहां पर पाए जाते हैं, तो उन चीजों को ऑपरेट करने का, उन चीजों को माइन करने का, माइनिंग के राइट्स बेसिकली किसके पास होते हैं? सरकार के पास होते हैं। और सरकार बेसिकली इन राइट्स को मार्केट में सेल आउट करती है कंपनीज को। तो कंपनी अगर कभी भी सरकार से इस तरह कोई माइनिंग राइट या किसी चीज को ऑपरेट करने के राइट्स परचेज कर लेती है, तो कंपनी के लिए वो भी एक एसेट की तरह ही वर्क करते हैं। और क्या वो हक नजर आने वाले हैं? तो ऑब्वियसली नहीं। पैसा तो अच्छा खासा गया होगा लेकिन नजर नहीं आते। तो एनी काइंड ऑफ राइट्स, हक, कौन से हक, कैसे राइट? तो माइनिंग राइट हो सकते हैं, माइन करने का, खदान खोदने का, ठीक है जी, कोयला निकालेंगे या वट कुछ भी खदाने निकालने का। और या फिर ऑपरेटिंग राइट, किसी चीज को ऑपरेट करने के राइट हमने परचेज किए हैं अच्छी खासा पैसा पे करके। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के साथ साथ सॉफ्टवेयर डिजाइन, लोगो, राइट्स, ये सब बातें याद रखनी है, ठीक है जी। एग्जाम में उन्हीं में से कोई एक नाम आ जाएगा और आपसे मेजर हेड, सब हेड पूछ लेंगे। तो मेजर हेड है आपका नॉन करंट एसेट और सब हेड है फिक्स एसेट। देन इसके बाद में ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि इसके जो रेलेवेंट आइटम है वो तो खुद ही चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्योंकि इनका आइटम बेसिकली एग्जाम में इसी तरह से आता है, जैसे कि लिखा हुआ होगा इन्वेस्टमेंट इन अ शेयर्स, या इन्वेस्टमेंट इन अ डिबेंचर, या इन्वेस्टमेंट इन अ गोल्ड, या इन्वेस्टमेंट इन अ रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट इन अ वटएवर थिंग, ठीक है जी। तो अगर किसी भी आइटम के अंदर इन्वेस्टमेंट इन और आगे चल के कुछ भी लिख दिया जाए, गोल्ड लिख दिया जाए, शेयर्स लिख दिया जाए, रियल एस्टेट यानी प्लॉट वगैरह में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो अगर कुछ भी एक ऐसा आइटम आपको मिल जाएगा तो उसको आप तुरंत नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉल करा दोगे। आमतौर पर आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हो या शॉर्ट टर्म के लिए? तो लॉन्ग टर्म के लिए ही करते हैं हम। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ नॉन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो ऑब्वियसली उसको यही क्लासिफाई कराओगे आप। लेकिन अगर कभी भी लिखा हुआ है कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन अ गोल्ड फॉर शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टमेंट इन अ गोल्ड फॉर शॉर्ट टर्म, तो ऐसे सिचुएशन में तो फिर उसको तब तो नहीं डालोगे आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, तब तो डालोगे कहां? करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। मुद्दे की बात यहां हमें बहुत ज्यादा आइटम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो आइटम होते हैं वो तो खुद ही चीख चीख के चिल्लाते हैं कि भैया मुझको इन्वेस्टमेंट में डाल दो, क्योंकि उनके नाम में इन्वेस्टमेंट वर्ड आता है, इन्वेस्टमेंट इन अ गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन अ शेयर्स। हाँ, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म लिखा है या लॉन्ग टर्म लिखा है, या कुछ भी नहीं लिखा। कुछ भी नहीं लिखा तो भी आप लॉन्ग टर्म मानकर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर ही क्लासिफाई कराओगे। डन डन। इसके अलावा जैसे लायबिलिटी साइड के अंदर हमने बोला था, क्या बोला था हमने कि क्या डेफर टैक्स लायबिलिटी में हमें कुछ पढ़ना है? तो जवाब है ना। डेफर टैक्स लायबिलिटी को हमने खुद ही अपने आइटम बोल दिया था। इवन हमने कहा था कि एग्जाम में अगर वो एज एन आइटम के तौर पर आएगा डेफर टैक्स लायबिलिटी, तो वो अपने आप में खुद ही सब हेड है और खुद ही आइटम भी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से डेफर टैक्स एसेट में भी आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर ये एग्जाम में आएगा तो खुद ही डेफर टैक्स एसेट, डीटीए नाम से आएगा, डेफर टैक्स एसेट नाम से आएगा, और आप उस सिचुएशन में बोल दोगे कि सब हेड है आपका डेफर टैक्स एसेट और मेजर हेड बनेगा आपका नॉन करंट एसेट। खैर, इसके अलावा यहां बात कर लेता हूं नीचे इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इन्वेंट्री का मतलब मैंने वैसे बोल दिया था कि क्या होता है इन्वेंट्री, क्या होता है हमारा स्टॉक, गुड्स वगैरह। लेकिन स्टॉक
तो हम तब बोलते हैं अपनी इन्वेंट्री को जब हम ट्रेडिंग का काम करते हैं। ट्रेडिंग मतलब बना बनाया सामान खरीदा और बेच दिया। बट अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, मैन्युफैक्चरर का काम करते हैं, तो हम कच्चा माल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं और फिर फाइनली बेचते हैं। तो ऐसे में मैं अपनी इन्वेंट्री को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करता हूं। पहला रॉ मटेरियल, कच्चा माल। इसके अलावा एक जो सामान बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, फिनिश गुड्स। और कुछ सामान तो ऐसा भी तो होगा जो ना तो पूरी तरह से कच्चा है, रॉ है, और ना ही तैयार हो चुका, थोड़े बहुत प्रोसेस हो चुके हैं, तो उसको क्या कहेंगे? यानी बात समझ गए हो? हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? वो देखा तो है हमने, जगह जगह बोर्डों पे लिखा रहता है कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो कार्य प्रगति पे है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी WIP। मतलब एक मोस्ट कॉमन सी टर्म है जो कि बहुत इस्तेमाल होती है असल जिंदगी के अंदर, कि आपके पास कितना सामान है, रॉ मटेरियल कितना है, WIP कितना है, और फाइनल प्रोडक्ट यानी फिनिश गुड्स कितने हैं, यानी ऐसा कितना सामान है जो रेडी टू मूव है, रेडी टू सेल है। तो हम अपनी इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो की होती है वो 3 हिस्सों के अंदर ही डिवाइड करके बोलती है, रॉ मटेरियल, WIP और FG यानी फिनिश गुड्स। जो ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं वो तो नॉर्मली एक वर्ड के अंदर ही बोल के खत्म कर देते हैं, स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड, ऐसे करके कुछ भी बोल सकते हो आप। देन इसके बाद में अगली बात कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। छोटी छोटी सी चीजें मतलब स्पेयर पार्ट, उनको भी इन्वेंट्री का ही हिस्सा मान के चलते हैं। और इसके अलावा कुछ होते हैं टूल्स वगैरह, लूज टूल्स, तो वो भी आपकी इन्वेंट्री का हिस्सा बनते हैं, ध्यान रखना। और ये पता नहीं क्यों, वैसे कारण थोड़ा छोटा मोटा सा है भी सही, बाकी CBSE के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ज्यादातर यही पूछते हैं, बताओ लूज टूल का मेजर हेड सब हेड क्या है। तो आपको याद रहना चाहिए कि भाई स्टॉक, रॉ मटेरियल वगैरह तो सब कुछ आता ही आता है इन्वेंट्री के अंदर, ये लूज टूल और स्पेयर पार्ट्स ये भी इन्वेंट्री के अंदर आते हैं। सब हेड है इन्वेंट्री, मेजर हेड है करंट एसेट। खैर, इसके अलावा अगर बात करें ट्रेड रिसीवेबल तो बहुत ज्यादा आसान, इसके अंदर सिर्फ 2 ही नाम आने वाले हैं, डेटर और बिल रिसीवेबल। डेटर और BR यानी बिल रिसीवेबल। जैसे लायबिलिटी साइड के अंदर था हमारा ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल में भी सिर्फ 2 ही नाम थे, क्रेडिटर और बिल पेबल। तो ऐसी एसेट साइड के अंदर आपका ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर और बिल रिसीवेबल, ऐसे करके बातें हैं। देन इसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी काफी ज्यादा आसान। इसके अंदर क्या चीजें आने वाली हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश, एक तो कैश ही आएगा खुद अपने आप में, साक्षात खुद कैश ही आएगा, कैश इन हैंड बोल सकते हैं। और दूसरी चीज कैश इक्विवेलेंट मतलब ऐसी चीज जिनको आप इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। यानी क्या क्या आएगा? बैंक का बैलेंस कैश एट बैंक आएगा। साथ ही साथ आपके पास अगर कोई चेक है, चेक इन हैंड, यानी आपके ड्रॉर में पड़े हुए हैं, अभी आपने बैंक में जमा नहीं कराए हैं, ऐसे करके, तो वो भी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही आएंगे। इसके अलावा एक टर्म होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, और ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि हाईली लिक्विड है, जो कि आप लेस देन 3 मंथ्स के अंदर अंदर ही सेल करने की तैयारी कर रहे हो। तो आपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वैसे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट या तो मेरी नॉन करंट होती है या करंट होती है। लेकिन अगर आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसको आप विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर ही सेल कर दोगे, तो आप उसको कैश इक्विवेलेंट के अंदर कवर करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट वगैरह, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लिक्विड विद इन 3 मंथ, तो वो सारी चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कवर होंगी। देन इसके बाद में आगे अदर नॉन करंट एसेट के अंदर क्या आता है? तो जरा आराम से, यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पॉइंट आने वाला है, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट जो कि डिबेंचर से रिलेटेड है। जहां लायबिलिटी साइड के अंदर हमने बोला था, यहां पर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर एक ही आइटम था, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब ये बेसिकली डिबेंचर की अकाउंटिंग में तुमने नहीं पढ़ा अभी, लेकिन डिबेंचर की अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली ये नाम जब आता है तो एक टॉपिक के अंदर हम बोलते हैं कि एक अकाउंट क्रेडिट होगा, वो ये होता है, एक अकाउंट डेबिट भी होता है। जो डेबिट होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो वो एसेट बनता है हमारा। तो ये दोनों के दोनों आपस में काफी हद तक कॉररिलेटेड से हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम आने वाला है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब आप डिबेंचर पढ़ चुके होंगे तो ये पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा आपको। तो इसका और उसका आपस में लेना देना है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मात्र एक ही आइटम है यहां पर, और कोई भी नहीं है। देन इसके बाद में क्या क्या बच गया? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर
करंट एसेट, ठीक है जी, ओके। अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर ऑब्वियसली पहली बात तो ये कि यहां पर हमने जो लोन लिए हैं वो तो नहीं आएगा, जो लोन दिए हैं वो आने वाला है। लोन देने को हम क्या कहते हैं? लोन देने को आप लोन गिवन कह सकते हो, लोन गिवन कह सकते हो, या लोन एडवांस्ड भी कह सकते हो। तो लोन एडवांस्ड हो, लोन गिवन हो, और अगर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपने दिया है तो वो यहां आने वाला है। इसके अलावा अगली जो टर्म है वो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि यहां पर लॉन्ग टर्म लोन्स के साथ साथ एडवांसेस भी आ रहा है। एडवांसेस का क्या मतलब होता है? एडवांसेस का मतलब होता है कि आपने किसी को पैसा एडवांस में दे दिया है, यानी कि आपने पैसा दे दिया है, एक तरह से डिपॉजिट करा दिया है पैसा, और वो पैसा आपको शायद बाद में मिलेगा। यानी ये चीज आता ही कुछ इस तरीके से, डिपॉजिट विद एनी कंपनी, डिपॉजिट विद एनी कंपनी लाइक XYZ लिमिटेड। कई बार आइटम के तौर पर आता है डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, डिपॉजिट विद XYZ कंपनी। आपने किसी कंपनी के पास में पैसा डिपॉजिट करा दिया है सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर, वो पैसा आपको बाद में मिल जाएगा, अभी नहीं मिला, बाद में मिल जाएगा, तो बाद में मिल जाएगा, तो इसलिए एसेट की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है हमारा। और इसके अलावा यहीं पर ही एक तीसरी टर्म भी आती है, कैपिटल एडवांसेस। कैपिटल एडवांसेस क्या होता है? कैपिटल एडवांसेस, तो कैपिटल एडवांस का मतलब कि आपने कोई भी एडवांस पेमेंट की है एडवांस पेमेंट ही, एडवांस पेमेंट टू एक्वायर, एक्वायर मतलब हाँ भैया, एक्वायर मतलब क्या? एक्वायर मतलब खरीदना। तो आपने किसी फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, लैंड को खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए कोई एडवांस पेमेंट की है, उस एडवांस पेमेंट को हम कैपिटल एडवांस पुकारते हैं, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, तो दैट्स वाई आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर कवर हो रही है। मेनली आपको इसके अंदर यही आइटम्स याद रखने हैं। लोन आपने कोई भी दिया होगा, लोन गिवन या लोन एडवांस, या कोई डिपॉजिट रखा है किसी कंपनी के पास में, या कैपिटल एडवांसेस पेमेंट की है। कैपिटल एडवांसेस मतलब फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए कोई भी एडवांस की पेमेंट। अच्छा, फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए कोई भी एडवांस पेमेंट की तो वो तो यहां आ रही है, लेकिन अगर फिक्स एसेट को छोड़कर करंट एसेट यानी गुड्स, गुड्स को खरीदने के लिए भी तो करते होंगे कई बार एडवांस में पेमेंट, या नहीं? हाँ, करते तो होंगे, बेशक करते होंगे, तो उसको जब करेंगे तो वो कहां आएगा? तो वो यहां आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर पहली बात तो क्या आने वाला है, एक बार फिर, जो लोन हमने दिया है, लोन गिवन या लोन एडवांस, लेकिन उसके ब्रैकेट में या कहीं लिखा होना चाहिए कि भाई शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए दे रहे हैं। देखो, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आप लॉन्ग टर्म ही मान लेते हो, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आप लॉन्ग टर्म मान लेते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म लिखा है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। और इसके अलावा आप फिक्स एसेट खरीदने के लिए कोई एडवांस में पेमेंट कर रहे हो तो वो कैपिटल एडवांस है, लेकिन अगर आप गुड्स खरीदने के लिए एडवांस में पेमेंट कर रहे हो, किसको? किसी सप्लायर को, तो एडवांस टू सप्लायर। कई बार एग्जाम में सीधी ये टर्म आ जाती है एडवांस टू सप्लायर, और आपसे मेजर हेड सब हेड पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लायर कौन होता है। सप्लायर वो होता है जिससे आप गुड्स खरीदना चाहते हो। किसी फिक्स एसेट्स की खरीदने के चक्कर में अगर कोई एडवांस की पेमेंट हो तो वो तो कैपिटल एडवांसेस लॉन्ग टर्म में फॉल करेगी, लेकिन अगर सप्लायर यानी गुड्स खरीदने के लिए कोई एडवांस में पेमेंट कर रहे हो तो वो तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर कवर की जाएगी। देन इसके बाद में आखिरी क्या? अदर करंट एसेट। इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं? तो अदर करंट एसेट के अंदर आओ जरा यहीं पे लिख देते हैं फटाफट से। कोई भी पेंडिंग इनकम है आपकी, आउटस्टैंडिंग इनकम है, या कोई एडवांस में आपने खर्चा पे कर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीबीएसई के हिसाब से एडवांस टैक्स। टैक्स जमा होता है एडवांस में या नहीं? हाँ होता है, तभी तो लिखा है। ठीक है, तो साल खत्म होने के बाद तो ऑब्वियसली आपको टैक्स पे करना ही करना पड़ता है, लेकिन साल खत्म होने से पहले भी एस्टिमेशन लगा के, अपनी इनकम का एस्टिमेशन लगा के एडवांस में भी आपको टैक्स जमा कराना पड़ता है। अगर नहीं कराओगे जमा तो सरकार इंटरेस्ट लेगी बाद में चल के। भाई सरकार का लॉजिक ये है एडवांस टैक्स के पीछे, जब आप क्या इनकम क्या एकदम से कमा रहे हो? नहीं, इनकम भी धीरे धीरे कमा रहे थे ना, तो जैसे जैसे कमा रहे थे तो साथ साथ टैक्स देते चले हो। अब ये क्या तरीका होता है कि नहीं, मैं तो इनकम कमा तो पूरे साल रहा हूं और पे करूंगा साल के, नहीं, बाद में तो ये होगा कि भाई अगर आपने पूरे साल टैक्स जमा करा दिया एडवांस बेसिस पे, फॉर एग्जांपल आपने अंदाजा लगा लगा के, क्योंकि अंदाजा बेसिस पे ही टैक्स कैलकुलेट किया जाता है एडवांस बेसिस का,
तो अंदाजा लगा लगा के आपने 10 लाख रुपए का टैक्स भर दिया है सरकार को। फिर साल के अंत पर तो फिर तो ठीक है ना, साल का अंत आ चुका, 31 मार्च आ चुका, आप अपने सीए को बुलाकर वट एवर अपनी अकाउंट्स फाइनलाइज कराकर अपनी एक्चुअल इनकम पता कर सकते हो और अपनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी पता कर सकते हो। सपोज करो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 15 लाख रुपए की आई, तो 15 में से 10 तो आपने जमा ही करा दिया था, तो बस अब रिमेनिंग 5 लाख रुपए जमा करा दो। तो ऐसे करके बातें हैं। और अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि आपने जो इनिशियली अंदाजा लिया था उसके मुकाबले जब साल के अंत पर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की वो कमाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कमाई, सपोज करो आपने 10 लाख जमा करा के बैठे हुए थे आप पहले से ही, वो 9 लाख रुपए आई, फिर क्या होगा? फिर तो सरकार से पैसा मांगेंगे हम बिल्कुल मांगेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार से पैसा मांगते हैं, वो पैसा रिफंड करते हैं। हाँ, हालांकि जल्दी से नहीं, टाइम लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, आजकल तो हालांकि अब डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो अब थोड़ा जल्दी मिल जाता है पैसा, जैसे कि 5-6 महीने बाद जल्दी है ये। हाँ, तो 5-6 महीने बाद, लेकिन पहले तो बहुत लंबा अरसा कई बार लग जाता था, कई बार 2 साल 3 साल 5 साल 5-5 6-6 सालों तक लोगों के रिफंड अटके हुए रहते थे। बड़ी दिक्कत होती थी, फिर वो पैसा वैसा कुछ करके इधर उधर अंडर द टेबल का प्रोसीजर करके फिर तब अपना रिफंड लेना पड़ता था। तो ऐसे करके बातें हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो खैर मेनली तो डन, तो इसके अंदर ये सारे के सारे आइटम हैं जो कि याद करने हैं। एडवांस वाला नहीं, देखो जो भाई सैलरीड पर्सन्स हैं, जो सैलरीड पर्सन्स हैं उनकी तो सैलरी में से पहले से ही टैक्स कट जाता है ठीक है, उनका तो क्या ही कहना है। अब बात रही जो बिजनेस करते हैं, अब जो छोटे स्केल पे बिजनेस करते हैं उनके केस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो टैक्स इवन पे भी ना करें तो क्या ही आफत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली वो एक रिस्क में जी रहे हैं। लेकिन जितना ज्यादा धीरे धीरे बिजनेस स्केल अप होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और फिर भी आप टैक्स जमा नहीं कराओगे तो रिस्क में आते जाओगे। अब जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है फिर कुछ लोग सोचते हैं चलो टैक्स जमा करा देते हैं, वो टैक्स जमा करा देते हैं, बट ठीक है, उस हिसाब से फिर ईयर एंड पे उन्हें पता नहीं होता, उनका सीए खुद ही इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके उन्हें एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बता देता है, लेकिन उन्हें एडवांस टैक्स जमा कराना होता है, बट वो कराते नहीं है, तो साल के अंत में उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट अगर यही कंपनी और ज्यादा बड़ी हो जाती है, अब जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी उतना ज्यादा प्रॉफिट, तो उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट की अमाउंट, तो बड़ी कंपनी तो भाई इंटरेस्ट क्यों पे करना चाहेगी, तो वो टाइमली हमेशा। और यहाँ बड़ी कंपनी का मतलब मैं रिलायंस टाटा जैसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, वो तो ऑब्वियसली कराती ही कराती हैं। जो थोड़ी भी बड़ी कंपनी हो जाती है वो भी हमेशा सबके सब एडवांस टैक्स जरूर जमा कराती हैं। जो छोटे बिजनेसमैन हैं, दुकान वुकान खोल के बैठे रहते हैं, तो ये नहीं जमा कराते, बाकी सब कराते हैं। मतलब इन्हें भी कराना होता है लेकिन ये नहीं कराते, क्योंकि इनकी छोटी कमाई होती है, छोटी कमाई पे छोटा टैक्स बनता है, छोटे टैक्स पे छोटा इंटरेस्ट बनता है। तो हाँ, साथ साथ नहीं देते, साल के एंड पे ही देते हैं, इंटरेस्ट पे कर देते हैं ये, क्योंकि इनका इंटरेस्ट का पोर्शन इतना ज्यादा नहीं होता ना, वही 100-50 रुपए 500-600 रुपए भी इंटरेस्ट बनता है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके बातें हैं।